Now next bit is taken here. In the type of polymerization, we can take two types of polymerization we can have. आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें वो हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि कैसे होता है पॉलीमराइजेशन। आपका दो टाइप का इसमें कॉमन है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन या इसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो हम पहले फोकस करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को, और इसका एक नाम और भी होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्यों इसको बोलते हैं ऐसे? देखो इसका मीनिंग क्या होता है एडिशन का, ये कब बनेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। ऑलरेडी हमने आपको दिखाया थोड़ा आइडिया हिंट कि जब कंपाउंड जब आपका जो मोनोमर यूनिट होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड आपका वन भी हो सकता है और दे कैन हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे अगर मोनोमर होते हैं तब बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन फेवर होता है। एडिशन का मीनिंग क्या होता है कि दो या तीन या ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट ऐड होते हैं, वो ऐड होता रहेंगे विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं, आप डायरेक्ट इनको कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। समझ में इसका मीनिंग? एडिशन का सिंपल एडिशन होता है, किसी भी और मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन इस केस में नहीं होता है, तो इसको कहते हैं एडिशन। इट कैन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सबसे कॉमन में होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सबसे कॉमन होता है। बट साथ में क्या होता है कि ओनली फ्री रेडिकल ऐसा भी नहीं है, दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो फॉलो आयनिक मैकेनिज्म। मीनिंग क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइंस और कार्बेनाइंस ऑल्सो कैन बी इंटरमीडिएट्स, बट वो उतने कॉमन नहीं है। बट आपको फिर भी थोड़ा आइडिया देंगे। एनसीईआरटी में एक के बारे में बात की है, फ्री रेडिकल के बारे में बात की है, बट थोड़ा कंडीशन को अगर देख लेंगे तो बाकी भी सिंपल होता है। सिंपल आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से वही आपके यूज होते हैं, तो थोड़ा आइडिया आपको दे देंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड, मींस दे लाइक अल्कीन्स, अल्काडाइंस, मींस अल्कीन्स आपके कॉमन है, या अल्काडाइंस भी आपके हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आपका एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं मोनोमर के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ। अब इसका नाम क्यों पड़ता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन? इसका रीजन ये होता है, इट इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर्स इन दिस केस आर कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इसका रीजन क्या है? देखिए, सिंस इन दिस मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय ए चेन रिएक्शन। आपका चेन रिएक्शन आपको थोड़ा आइडिया होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, जब हम पढ़ते थे एल्केन्स के अंदर एल्केन का एक रिएक्शन था हेलोजनेशन। तो वहां पे क्या था, पहले था चेन इनिशिएशन रिएक्शन, फिर चेन प्रोपागेशन रिएक्शन, फिर होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है कि पहले एक चेन स्टार्ट होता है चेन इनिशिएशन स्टेप से, फिर चेन प्रोपागेट करता है, और फिर फाइनली आपका चेन कैन टर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशंस जब हम रिएक्शन करते हैं। तो सिंस इन दिस मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय ए चेन रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस होती हैं यहाँ पे? ओनली ओलिफिनिक मींस अल्कीन होना चाहिए, और विनाइलिक, ओलिफिनिक और विनाइलिक कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन, और उनके डेरिवेटिव हो सकते हैं कि एल्कीन हो सकते हैं, विनाइलिक कंपाउंड हो सकते हैं, या इनके डेरिवेटिव हो सकते हैं। मींस यू कैन रिप्लेस हाइड्रोजन बाय डिफरेंट ग्रुप्स। देयर इज नो एलिमिनेशन और ऑफ बाई प्रोडक्ट, इसका कंडीशन है। डबल बॉन्ड्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड बॉन्डिंग साइट्स फॉर रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये कंडीशन आपको बताते हैं। द एडिशन ऑफ मोनोमर्स टेक प्लेस रैपिडली, काफी फास्ट रिएक्शन होता है यहाँ पर है। द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर इज सेम एज दैट ऑफ मोनोमर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपका एलिमिनेशन नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो जो हमारा कंपोजिशन है, रेशियो परसेंटेज रेशियो है डिफरेंट एलिमेंट का मोनोमर के अंदर या पॉलीमर के अंदर, वो सेम होता है। अगर आप एग्जांपल देखिए, सपोज हम लेते हैं इथीन को। अगर हमने इथीन का लिया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे पॉलीथीन बनेगा, CH2 CH2N, ये आपका होगा पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन। तो यहाँ पर आपका था इथाइलिन से आपका बना, ये आपका मोनोमर यूनिट है। इस मोनोमर में क्या परसेंटेज दिया है और रेशियो दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन का कितना दिया है मास रेशियो, 2 एटम कार्बन का है मींस 24, कितना आपका हाइड्रोजन है 4। यहाँ पे भी सेम रेशियो रहेगा, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स और मोल ऑफ द एलिमेंट्स
विल बी सेम। जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का या मास का हमारा मोनोमर्स में होता है, सेम रेशियो मोल्स का या मास का कहाँ होता है, पॉलीमर के अंदर भी होता है। ये हमारा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। इनको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि चेन रिएक्शन के थ्रू ये पॉलीमर बनते हैं। कैसे बनते हैं इसको हम समझते हैं विद द रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प। यहाँ पर आपका रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकते हैं, कार्बोकटाइंस और कार्बेनाइंस भी पॉसिबल है। कंडीशन क्या होती है, सिंपल कंडीशन है कि हमारे पास क्या बनना चाहिए, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे विच कैन स्टेबलाइज कार्बोकटाइंस और फ्री रेडिकल्स, तो ये रिएक्शन फेवर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे विच कैन स्टेबलाइज कार्बेनाइंस, तो उस केस में अनायनिक मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं मोनोमर यूनिट्स। तो ये डिपेंड करता है। सबसे कॉमन आपका इनमें आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो थोड़ा हम उसके बारे में बात पहले करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा आता है इसका हम देखते हैं, पहला आता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रिएक्शन कैन फॉलो फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म। हम देखते हैं पहले यहाँ पर अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जब आपका रिएक्शन फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आपका कॉमन एग्जांपल आता है लाइक इथीन आपका है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, स्टाइरीन है, बहुत से कंपाउंड्स हैं। होता कैसे है, इसमें क्या होता है मैकेनिज्म के अंदर, पहला आता है यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप। नॉर्मली होता क्या है कि ये रिएक्शन फेवर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल रेडिकल इनिशिएटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलेट रेडिकल होते हैं, इनको होते हैं कार्बोक्सिलेट रेडिकल, कार्बोक्सिलेट कंपाउंड्स। इसको होते हैं यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल पेरोक्साइड्स। इसमें पेरोक्सी बॉन्ड होता है, तो पहले ब्रेक होते हैं हीट करने पर या सनलाइट में नॉर्मली हीट करना होता है, तो ये ब्रेक होता है भाई इक्वल क्लीवेज होमोलिटिक फिशन। तो क्या बनेगा इस केस में, ये बनता है कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल। और फिर क्या होता है, ये रेडिकल उतने स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो डिकम्पोज हो क्या बनता है, आर रेडिकल प्लस CO2। फिर जो आर रेडिकल बनेगा उसमें उसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एल्कीन से। यहाँ पर कॉमन हम इसमें लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। द कॉमन रेडिकल इनिशिएटर टेकन इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इनिशिएटर। CO2 आपका ब्रेक होता है यहाँ पर बाई इक्वल क्लीवेज होमोलिटिक फिशन, तो आपका फिनाइल रेडिकल आएंगे इसमें, फिनाइल रेडिकल विल स्टार्ट द रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड होते हैं कंपाउंड्स, कार्बोक्सिल पेरोक्साइड होते हैं, पहले ये ब्रेक होते हैं, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनते हैं, वो डिकम्पोज होकर बनते हैं अल्काइल रेडिकल। कॉमन इसमें आपका दिया एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये पहले ब्रेक होता है भाई होमोलिटिक फिशन, यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वल क्लीवेज होता है तो होमोलिटिक बोलते हैं इसको क्लीवेज को। तो यहाँ पे आपको देगा PHCO रेडिकल। फिर ये रेडिकल भी उतने स्टेबल नहीं होते, डिकम्पोज होकर बनता है फिनाइल रेडिकल। फिनाइल रेडिकल बनने के बाद आपका रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता है, स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, अगले स्टेप में हमारा स्टेप 2 आता है इसमें, ये स्टेप 1 हुआ। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 को हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। इसमें क्या होता है कि एक रेडिकल कंज्यूम होगा और एक नया रेडिकल बनेगा, जो नया रेडिकल बनेगा उससे अगला स्टेप चलता रहेगा। तो ऐसे स्टेप जिसमें एक रेडिकल कंज्यूम होता है, एक नया रेडिकल बनेगा जिससे अगला स्टेप रिएक्शन का होता रहता है, इन सब स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। इन्हें क्या होता है, चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। कैसे हुआ देखो, अगर आपको यहाँ पे दिया है फिनाइल रेडिकल, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं पॉलीमराइजेशन किससे, इथीन से, तो इथीन में क्या होता है, यहाँ भी क्लीवेज होगा होमोलिटिक फिशन से, और ये फिनाइल रेडिकल जुड़ेगा कार्बन से, तो आपका बनेगा इसमें फिनाइल CH2 रेडिकल
और फिर ये जुड़ेगा अगले मोल से इथीन के, तो ऐसे आपका रिएक्शन चलता रहेगा। अब चलता रहेगा। इसमें if you take n moles more तो क्या आपका आएगा अल्टीमेटली रिपीटिंग द रिएक्शन इन मेनी स्टेप्स, तो आपका आएगा PH CH2 CH2 होल n CH2 CH2 रेडिकल। ऐसे रिएक्शन चलता रहता है, तो इनको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। इसका मीनिंग समझ में आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसे स्टेप में जिसमें एक रेडिकल कंज्यूम होता है, एक नया रेडिकल बनेगा, उससे रिएक्शन आगे चलता रहेगा, तो ऐसे स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप आता है हमारे पास यहाँ पर चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। यहां पर क्या होता है कि अगर दो रेडिकल कंबाइन करेंगे आपस में, अगर हम लिखते हैं रेडिकल PH CH2 CH2N CH2 CH2 रेडिकल, अगर दो रेडिकल कंबाइन करके तो क्या बनेगा आपका PH CH2 CH2 N CH2 CH2, एक वो एक साइड से चेन से, और एक यहाँ पे CH2 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 NPH, ये बन जाएगा हम लोग का पॉलीमर फाइनली। तो ये हुआ चेन टर्मिनेशन स्टेप से बनेंगे इस टाइप के पॉलीमर। तो ऐसे रिएक्शन चलता रहता है, एक रेडिकल कंज्यूम। यहाँ पर क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में दो रेडिकल डायरेक्ट कंबाइन करेंगे, दो फ्रैक्शंस ऑफ रेडिकल जो बनते होंगे वो कंबाइन कर जाते हैं, तो इसमें क्या है फिर आगे और रेडिकल रिएक्शन नहीं बनेगा, तो रिएक्शन यहाँ पे रुक जाता है, टर्मिनेट होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, कि इस स्टेप के बाद और आगे रिएक्शन नहीं जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। क्लियर हुआ? इसका एक और पॉसिबिलिटी है, एक होता है यहाँ पर फ्री रेडिकल्स इन द रिएक्शन दे आल्सो कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। ये प्रॉपर्टी होता है फ्री रेडिकल्स का, दे कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन और दे कैन डिसप्रपोर्शनेट। तो क्या बनेगा, एक रेडिकल पे H का लॉस होता है और एक पे गेन होता है, तो क्या बनेगा PH CH2 CH2 N CH2 CH3 एल्केन आपको बन जाएगा इसमें एक, और आपका एक बन जाएगा यहाँ पर एल्केन। दे आर प्रोड्यूस और ऑब्टेन इन ट्रेसेस। ये हमारा एक बेसिक मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। यहाँ पर एक स्टार्ट होता है रिएक्शन बेसिक रेडिकल के प्रेजेंस यहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रेडिकल सोर्स के पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या बनाते हैं आपके, पहले आपका रेडिकल बनता है कार्बोक्सिलेट टाइप रेडिकल बनेगा इसमें, जैसे उस रेडिकल के प्रेजेंस में फिर अगला स्टेप होगा अल्काइल रेडिकल। ये स्टेप जिसमें हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है इनिशियली, उसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, एक रेडिकल कंज्यूम होता है, एक नया रेडिकल बनता है, इनको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। और फिर एक होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, यहाँ पर रेडिकल दो डायरेक्ट कंबाइन करते हैं ताकि आगे और रेडिकल नहीं बनेगा, फिर आगे स्टेप प्रोसीड नहीं हो पाता है। एक प्रॉपर्टी और भी है फ्री रेडिकल का कि इन द रिएक्शंस दे कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन, तो इनका अमाउंट भी बनेगा मिक्सचर के अंदर है, अमाउंट कम होता है डेफिनेटली बट बनेगा। तो ये हमारा हुआ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम लेंगे इसमें आयनिक मैकेनिज्म भी। हमारा अगला आता है इसमें कैटायनिक मैकेनिज्म। यहाँ पर ये कब फेवर होते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म, ये फेवर तब होते हैं जब कार्बोकटायंस स्टेबलाइज हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में, तो या रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि कार्बोकटायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आर इफेक्ट। उस केस में कैटायनिक मैकेनिज्म्स आपके ऑब्टेन हो सकते हैं। एक सबसे कॉमन एग्जांपल दिया है इसमें आइसोब्यूटाइलिन का, और भी एग्जांपल लाइक वी कैन टेक ब्यूटाडाइन that can polymerize, or we can have styrene that can also polymerize by cationic mechanism। तो नॉर्मली क्या होता है cationic mechanism फेवर करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एसिडिक मीडियम। यहाँ पर क्या होता है, एसिड्स विल फेवर द रिएक्शन, एसिड्स मे बी प्रोटोनिक एसिड्स और लुबिस एसिड्स
In the reaction they act as catalyst, they catalyze the reaction. यहाँ पर कैसे होता है, मान लो इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन कब होता है, एच आयन का फॉर्मेशन. अगर कंपाउंड हमने लिया सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको बनेगा H प्लस आयंस प्लस HSO4 नेगेटिव आयन. HF कैन प्रोड्यूस H प्लस आयन प्लस F नेगेटिव आयंस. अगर हमारे पास BF3 होगा वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा इसमें, ये H एक रिलीज करेंगे OH नेगेटिव लेके, तो क्या बनता है BF3 OH प्लस हाइड्रोजन प्लस आयंस. तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन. इसमें हमारे पास ये एग्जांपल लिया प्रोटोनिक एसिड का, ये BF3 यहाँ पर एग्जांपल में लिया हमने एस लुईस एसिड. यहाँ पर क्या होगा, लुईस एसिड इन द रिएक्शन विल एक्ट एज कैटलिस्ट, और वाटर क्या होगा इस रिएक्शन में विल एक्ट एज को-कैटलिस्ट. इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल दिया है. ये हमारा पहला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस HN विल बी कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप. अगला आता है चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स. यहाँ पर क्या होता है, ये जो HN रिलीज हो गए यहाँ पर इन सोर्सेस से, तो वो क्या होते हैं, दे विल एक्ट एज, दे विल हेल्प द रिएक्शन टू प्रोपागेट द रिएक्शन फर्दर. ये हमारा कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन में. BF3 इज कैटलिस्ट. वाटर कैन बी टेकन एज को-कैटलिस्ट. फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं आइसोब्यूटाइलिन का, ये हमारा कंपाउंड है आइसोब्यूटाइलिन. आइसोब्यूटाइलिन पॉलीमराइज बाय दिस मैकेनिज्म. क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में यहाँ से रिएक्शन प्रोपागेट होना स्टार्ट होता है. पहले क्या बनाएगा, मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन, और फिर अगला जो मोल होगा एल्कीन का, उसकी हेल्प से रिएक्शन चलता रहेगा. यहाँ पर फिर से बनेगा कार्बोकैटायन और वो अटैक करेंगे C प्लस के ऊपर, तो फिर क्या हुआ, अगले स्टेप में फिर बनेगा कार्बोकैटायन. तो इस तरह से हमारा रिएक्शन चलता रहेगा. CH2 C प्लस CH3 CH3 C प्लस, और ये रिएक्शन जब रिपीट होगा तो ऐसे आपका रिएक्शन कीप ऑन रिपीटिंग बाय अटैक ऑफ मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोब्यूटाइलिन या आइसोब्यूटेन. तो क्या बनेगा अल्टीमेटली CH3 C CH3 CH3 CH2 C CH3 CH3. फिर जब तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस टाइप का बन जाएगा, या इसको हम कर सकते हैं ऐसे कर लेंगे, इसको हटा दीजिए. ऐसे हमारे होंगे. पॉलीमराइज यूनिट बनेगा इस टाइप का. यहाँ पर ये आपका रिएक्शन चलता रहेगा, मतलब फिर आपका लास्ट में आएगा एक प्लस आएगा इसमें चार्ज CH2 C प्लस. ये तो ऐसे होगा, तो इनको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप. सब काम क्या होगा, ऐसे स्टेप में एक इंटरमीडिएट कंज्यूम होता है और एक नया इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, उसकी हेल्प से रिएक्शन आगे चलता रहेगा. अगला आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप. यहां पर क्या होता है कि आपका जो लास्ट में दिया है कार्बोकैटायन, अगर मैं केवल इतना पार्ट लिखता हूं स्ट्रक्चर वाइज, CH2 CH3 CH2, तो यहाँ पर क्या होगा, HN का रिलीज कर सकते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ HSO4 माइनस आयंस, और हमारा जो ये कंपाउंड हो गया नेगेटिव आयंस वो H प्लस ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ पे प्लस चार्ज था दैट इज न्यूट्रलाइज, so that can form the polymer.
तो क्या होता है, कैटायनिक मैकेनिज्म्स आर फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या है, स्टाइरिन आपका जैसे दिया है, आइसोब्यूटाइलिन कैन फॉर्म मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो ये आपको रिएक्शन को फेवर करेगा और ऐसे आपका रिएक्शन चलता रहेगा। इसमें एग्जांपल आता है लाइक, इसमें जो कॉमन एग्जांपल हम ऑल ले सकते हैं, वी कैन टेक विनाइल ईथर्स, स्टाइरिन, means whichever can form stable carbocations. We can take polypropylene, polypropene, simply जिसको प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपीन। तो ऐसे कुछ कंपाउंड आपके दिए हुए हैं जो कि फॉलो करेंगे आपका कैटायनिक मैकेनिज्म। अब अगला आते हैं यहाँ पे एनायनिक मैकेनिज्म पे। सी आपका आएगा इसमें एनायनिक मैकेनिज्म। ये कब फेवर होते हैं, इट इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KNH2, NNH2, KNH2, ब्यूटाइल लिथियम। स्ट्रॉन्ग बेस कैन फेवर सच रिएक्शंस ऑफ एनायनिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेम टाइप का फॉलो होता है मैकेनिज्म। पहले होगा यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप। पहले यहां पे सपोज हम लेते हैं इस केस में NH2 नेगेटिव माइनस बेस, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं लेट्स से स्टाइरिन से, फिनाइल का नेचर क्या होता है, दिस ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। और क्या है, फिनाइल का होता है नेगेटिव R इफेक्ट दैट कैन स्टेबलाइज the minus charge on the carbon atom by negative I and negative R effect। यहाँ पर क्या है, फिनाइल का होता है नेगेटिव I इफेक्ट, और इसके इस नेगेटिव I इफेक्ट की वजह से क्या होता है, नेगेटिव I भी है, इसका नेगेटिव R भी होगा, तो क्या बनता है, स्टेबल कार्बन आयन कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन आयन। तो ये आपका बन जाएगा इसमें रिएक्शन में बेंजाइलिक कार्बन आयन, और वो स्टेबल होता है। फिर ये आगे रिएक्शन करता रहेगा, फिर रिएक्शन रिपीट होगा विद मोर यूनिट्स ऑफ स्टाइरिन, और फिर क्या बनेगा, रिपीट होने के बाद NH2 CH2 CH PH, और लास्ट में होगा CH2 CH माइनस PH। तो यहाँ पे इनफैक्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा दिया मैंने, यहाँ पे एक बार बन गया कार्बन आयन, यहाँ से रिएक्शन आगे चलेगा। तो अगले स्टेप आते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। यहाँ पे क्या होता है, एक अनायन कंज्यूम होता है और एक नया अनायन बनेगा, उससे रिएक्शन आगे चलता रहेगा। रिपीटिंग विद द मोर यूनिट्स। तो क्या बनेगा इसमें NH2 या बेस, और भी हो सकता है आपका CH2 CHN CH2 CH माइनस PH। नॉर्मली क्या होता है कि एल्कीन्स आपके हों, अल्काडाइंस हो, या आपका इवन स्टाइरिन होता है, दे आर लेस रिएक्टिव फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट शुड हैव नेगेटिव I एंड नेगेटिव R बोथ इफेक्ट्स। एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव I तो कंपल्सरी है, नेगेटिव R होने से और अच्छा होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फेवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर C पर आएगा माइनस चार्ज, उस माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, दे ओनली कैन स्टेबलाइज दिस माइनस चार्ज ऑफ द कार्बन एटम्स। तो ऐसे स्टेप में यहाँ पे एक अनायन कंज्यूम होता है, एक नया अनायन बनेगा और रिएक्शन चलता रहेगा, इनको बोलेंगे चेन प्रोपागेटिंग स्टेप्स। फिर अगला स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो लास्ट बनेगा यूनिट्स दे विल डिकम्पोज। तो either they can take hydrogen plus ion from different sources, स्ट्रॉन्ग बेस तो वही H ले सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सोर्स में से,
या H का एलिमिनेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका दोनों ही पॉसिबिलिटी होता है, इसमें डिपेंड होता है, कंडीशंस के ऊपर है। इनफैक्ट आप अगर हम बेस लेंगे तो बेस के प्रेजेंस में H को निकालना और इजी रहेगा। नहीं यार, बेस नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि बेस के साथ तो फिर आपका एलिमिनेशन होना चाहिए था। सॉरी, इसको आप बेस नहीं, यहाँ पे एसिडिक हम कोई सोर्स देंगे, यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो उसके हेल्प से ही आपका रिएक्शन यहाँ पे फेवर होगा। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वी कैन गेट हाइड्रोजन प्लस, तो आपका बन जाएगा पॉलीमर इस टाइप का। तो ये हमारा होता है अनैनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल आपका एक बार देखना देख लीजिए, बाकी और आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यहाँ पर फेवर कौन से कंपाउंड करते हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। दीज आर फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन द मोनोमर यूनिट्स, इन मोनोमर यूनिट्स देखो कार्बोकैटायंस और रेडिकल में कॉमन पॉइंट होता है कि उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो फेवर करते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और रेडिकल का फॉर्मेशन, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है उसमें कार्बोकैटायंस का और फ्री रेडिकल्स का। टेरेस्ट्री इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बट यहाँ पर क्या होता है, कार्बन आयंस में उल्टा होता है ऑर्डर स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर स्पेशली हमको रिक्वायर्ड होता है जो भी हमारा मोनोमर यूनिट्स है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रिएक्शन और इजीली फेवर होता है। इसमें कॉमन एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे स्टायरीन का। स्टायरीन में क्या होता है, एग्जांपल्स में लिखा हुआ है। फिनाइल का आता है, इसमें नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आर इफेक्ट विल फेवर और सपोर्ट द रिएक्शन। देन वी कैन टेक vinyl cyanide, CH2 CHCl, vinyl cyanide, vinyl chloride can support this reaction। और आपका था मिथाइल मिथाइक्रेलेट, मिथाइल मिथाइक्रेलेट, ये ऑलरेडी आपको बोला हुआ पॉइंट पहले भी है, और मतलब इसको आगे भी देख सकते हैं। तो अगर सिंपल कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे मोनोमर यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसी केस में केवल हमारा ये अनैनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ये की पॉइंट है रिएक्शन का। मैकेनिज्म कोई एग्जाम में नहीं पूछता आपसे, एट द मैक्स लेकिन आस्क यू कि जो हमको दिए हैं मोनोमर, इस केस में कौन सा मैकेनिज्म फेवर हो सकता है। सबसे कॉमन में आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बट आयनिक मैकेनिज्म्स आर नॉट अनकॉमन, ये भी हो सकते हैं। टू फेवर कैटायनिक मैकेनिज्म हमको रिक्वायर्ड होता है एसिडिक मीडियम, और उस केस में हमको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच कैन स्टेबलाइज कार्बोकैटायंस बाय आइदर प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। और एक होता है अनायनिक मैकेनिज्म, इसको फेवर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन मोनोमर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बनेंगे कार्बन आयन इंटरमीडिएट, और इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है ग्रुप जिसका नेगेटिव आई या नेगेटिव आर इफेक्ट है, दोनों हो तो और अच्छा होता है। तो ये कुछ कॉमन हमारे थे मैकेनिज्म्स ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन। ये हमारा था एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म्स। अब हम कुछ लेंगे एग्जांपल्स ऑफ द मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एग्जांपल सब लेंगे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का, उनका प्रिपरेशन और कुछ की यूजेस ऑफ द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ पॉलीमर्स हैं उनका एग्जांपल दिया है, अभी और भी ये चलेगा, ये सीरीज पूरा नहीं है, इसमें एटलीस्ट कुछ और आपके इंपॉर्टेंट हैं, 4-5 आपको और एक स्लाइड बना के दूंगा। तो हम देखते हैं, पहले मैंने यहाँ पे पूरा आपको समराइज कर दिया है एक टेबल में, एक टाइप के पॉलीमर, उनका मोनोमर, उनका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स और उनके इंपॉर्टेंट यूजेस। नॉर्मली यूज पे क्वेश्चन कम आता है, फिर भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो इसमें देखते हैं, पहला हमारा दिया है पॉलीथीन। एक्चुअली पॉलीथीन अभी दो, पॉलीथीन का मीनिंग क्या है, इथीन का ही पॉलीमर होता है।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है मोनोमर का, ये स्ट्रक्चर है पॉलीथीन का स्ट्रक्चर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली होता क्या है, पॉलीथीन दो टाइप का होता है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में हमने पॉलीमराइज किया है। तो इसका दो एग्जांपल लिखा है, एक होता है LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसमें देखते हैं पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन को, LDPE। नॉर्मली आप कभी सीरियसली देखते हैं उठा के जो प्लास्टिक या हम बोल सकते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स का पैकेजिंग होता है, उस पर देखिए लिखा होता है कि कौन सा हमारा ये डिफरेंट पॉलीमर यूज हुआ है इसके अंदर। तो पहले देखते हैं इसमें केमिकली सेम है दोनों ही, ए आपका इथेन का पॉलीमर होगा। क्या कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर कंडीशंस। यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पे प्रेशर का रिक्वायरमेंट है 1000 to 2000 ATM प्रेशर। देखो सिंपल है, गैस का मोल्स कम करना पड़ेगा तो प्रेशर उनको इसमें हाई देना पड़ेगा इस केस में, और साथ में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो एम्प्लॉयड यूज करते हैं इसको। तो इस कंडीशन हमारा बनता है ये पॉलीथीन, इसका नाम होता है HDPE। इसमें होता क्या है, इट इज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, अपीयरेंस इसका ट्रांसपेरेंट है, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई टफनेस है, इनर्ट, और यहाँ पर होता है पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसका यूज क्या होता है, यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स एंड वायर्स, उसमें काम आता है। अगला यहाँ पर दिया है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर तो सेम है केमिकली। यहाँ पर एक हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 330 to 550 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर इज 1 ATM। यहाँ पर हमने यूज किया कैटलिस्ट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये वाला कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंट पूछ लेता है कि ये हमारा कौन सा कैटलिस्ट है। तो कौन सा कैटलिस्ट है, ये मिक्सचर होता है टेट्राक्लोरो टाइटेनियम का प्लस हम बोलेंगे इसमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बनेगा, पॉलीमर केमिकली सेम है, स्ट्रक्चर वाइज सेम है, सॉरी फॉर्मूला वाइज सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर होता है हाईली ब्रांच और ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ये ट्रांसपेरेंट है, ये होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है, और क्या होता है बाकी इनर्ट, केमिकल इनर्ट होते हैं, और क्या होता है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इट इज मोर और स्ट्रॉन्गर मींस मोर टफनेस, हार्डर एंड हैव हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द LDPE। इसका यूज क्या हुआ, यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स, यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, बॉटल्स एंड टॉयज, उसमें काम आता है इसका। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन है, कैटलिस्ट का फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है पॉलीप्रोपाइलीन। तो नाम ही होता है इसके पॉलीमर के अंदर ही हमारा मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन का, इसको तो पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन हमारा मोनोमर है, यहाँ पर हमारा वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, प्लस Zn मींस जिगलर नाटा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, उसके प्रेजेंस में आपका पॉलीमर होता है, तो आपको क्या पॉलीप्रोपाइलीन। ये क्या है, हार्डर होता है एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीइथीन। इसका यूज क्या है, यूजेस पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, फूड, कारपेट पाइप्स, बॉटल्स एंड फर्नीचर, उसमें इसका काम आता है पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में मेनली। अगला है पॉलीस्टाइरीन, इसका नाम लिखा है पॉलीस्टाइरीन और स्टाइरोन। स्टाइरीन का आप जानते ही है विनाइल बेंजीन बोलते हैं स्टाइरीन। इसका जब बनेगा पॉलीमर तो ऐसे बनेगा पॉलीमर, ये ट्रांसपेरेंट है अपीयरेंस में। यूज क्या होता है इसका, टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, उसके पर्पज में इसका यूज होता है। तो ये कुछ हमारे हो गए, इसमें और भी हैं, इसका एग्जांपल थोड़ा और लिख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। एक बार इसको पढ़ लेंगे, फिर एक ये हमारे एडिशन में आएंगे, फिर आएगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स में, उसमें कर लीजिए 4-5 चार्ट बनाएंगे इस टाइप के, एक हो गया है, उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो हमारा सीरीज में आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर आता है, इसका नाम है PMMA, शॉर्ट में बोलते हैं PMMA। फुल फॉर्म क्या है, पॉली मिथाइल मिथएक्राइलेट, मिक्स हो गया है, पॉली मिथाइल मिथएक्राइलेट। आप नाम करेक्शन कर लेंगे, पूरा नाम से क्या, पॉली मिथाइल मिथएक्राइलेट। इसका और भी नाम होता है प्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइट, पर्सपेक्स,
और एक्राइलाइट। इसका और ये नेम होते हैं, ट्रेड नेम है, कमर्शियल नेम्स प्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइड, पर्सपेक्स, एक्राइलाइट। ये इसका स्ट्रक्चर है। आपका एस्टर बेसिकली होता है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके आप बनाएंगे मोनोमर से बनाएंगे पॉलीमर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट का स्ट्रक्चर। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यहाँ पे हार्ड होता है एंड ट्रांसपेरेंट। इसका यूज क्या है, हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी लेंसेज। आप जो चश्मा पहनते हैं लोग उसका यूज करते हैं इसका। हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी लेंसेज, लाइट कवर्स, एयरक्राफ्ट विंडोज एंड प्लास्टिक ज्वेलरी। इसको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेशन वैसे। अगला आपका सारे नोट करते रहिए। अगला है पान, PAN, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। इसका नाम और होता है ऑर्लोन और एक्राइलेन। इसका नाम क्या है, ऑर्लोन और एक्राइलेन, ACRILAN, एक्राइलेन। बेसिकली आपका क्या है, फिनाइल साइनाइड। इसी का पॉलीमर होगा पॉलीविनाइल साइनाइड। बट जो कि नाम कॉमन होगा PVC और PVC का, तो इसका नाम यूज करते हैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल इसके लिए। ये क्या होता है, इसके लिए हार्ड है, प्रॉपर्टीज में हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका यूज क्या है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लोन एंड एक्राइलिन फाइबर्स फॉर क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। उसका जो फाइबर के लिए हमें काम आता है बनाना इसका। अगला हमारा है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। काफी कॉमन आप नाम सुनते हैं PVC, पाइप्स में भी काम आता है इसको बनाने के लिए। तो इसका नाम क्या है, इसका ये मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ये इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, यूज फॉर मेकिंग रेनकोट्स, डॉल्स, शावर कर्टन, शू सोल्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड वायर्स एक्सेट्रा, उसमें काम आता है। अगला है PTFE। इसको टेफ्लॉन कॉमन नाम यूज करते हैं। अदरवाइज क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ेंगे उसी के अंदर पूरा हिंट होता है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ये हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन हुआ, इसका पॉलीमर है, तो इसके लिए पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन और टेफ्लॉन। ये बनता कैसे है, आपका मोनोमर जो इसमें बनता है वो बनता है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं। आपका देखते हैं ना श्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किया हमने SbF3 से और रिप्लेस कर दिया क्लोरीन को। तो पहले होता है CHF2Cl, इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर 107 केल्विन पे, तो आपका बनेगा ये इसका मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन। फिर ये होगा पॉलीमराइज, तो बनता है हमारा पॉलीमर टेफ्लॉन। ये क्या होता है, इट इज ए इनर्ट मटेरियल, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। टेफ्लॉन का यूज करते हैं मोस्टली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नॉन स्टिक अटेंसिल्स, यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक अटेंसिल्स, स्टोरेज टैंक्स, उसमें यूज करते हैं। दे कैन बियर हाई टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग प्रॉपर्टीज एट ऑल। अगला है इसका और आता है मॉडिफिकेशन होता है पॉली मोनोक्लोरो टेट्राफ्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन। यहाँ पे TFE है, ट्राइफ्लोरोइथीन। ये स्ट्रक्चर है मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन। इसका अगर पॉलीमर ही बनता है। इसमें और उसमें डिफरेंस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इट इज लेस रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स देन PTFE, बट यूजेस आपके दोनों के सिमिलर होते हैं, यूजेस फॉर सेम एज PTFE। तो ये हमारे कुछ हुए कॉमन। ये सारे एग्जांपल थे हमारे। एक डबल बॉन्ड था कंपाउंड के अंदर, सिंगल डबल बॉन्ड के थ्रू ये पॉलीमराइज होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें सिंपली एल्किन के ही आपका, या एल्किन या एल्किन डेरिवेटिव्स के यहाँ पर हुए पॉलीमर्स। एक होता है डाइन्स, अगर हमारे पास डाइन्स होंगे उनका होगा पॉलीमराइजेशन, वो भी आपका आएंगे। डाइन्स में पॉलीमराइजेशन बाय एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं। उसमें हमारा आता है सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, गट्टा पार्चा। एक आता है कोपॉलीमर्स, अल्कीन्स में अगर हम डिफरेंट यूनिट लेंगे मोनोमर्स के तो बनता है कोपॉलीमर्स। थोड़ा उनके बारे में बात कर देते हैं। ये सब एग्जांपल में खत्म हो जाएंगे सारे हमारे एडिशन पॉलीमर्स जितने एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे पॉलीडाइइन्स। नाउ टेक सम पॉलीडाइइन्स। इसमें आपका एक है सिंथेटिक रबर, इसका नाम होता है नियोप्रीन। एक्चुअली सिंथेटिक रबर आपके और भी होते हैं, उनमें हमारा जो कॉमन एक रिजेंबल करता है, जो आपका एग्जैक्ट बहुत क्लोज है स्ट्रक्चर में नेचुरल रबर के, उसका नाम हम यूज करते हैं यहाँ पे सिंथेटिक रबर के फॉर्म में नियोप्रीन। और भी होता है लाइक वी हैव ब्यूना एस आपका एग्जांपल आता है इसी टाइप का रबर में, वो भी उसको बोलते हैं सिंथेटिक रबर। तो यहाँ पर एक हमारा एग्जांपल है पहला नियोप्रीन, इसको हम और भी नाम बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन और डाईईप्रीन। इसका डिफरेंट नाम से नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन और डाईईप्रीन। ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्रीन का। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन इसका स्ट्रक्चर होगा, नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इट इज पॉलीमराइज्ड टू गिव द पॉलीमर नियोप्रीन। जो होता है कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगा,
तो आगे आपका जो है चेन से जुड़ेगा नेक्स्ट मोनोमर यूनिट से, और इस तरह से हमारा बनेगा पूरा पॉलीमर नियोप्रीन। ये बनता कैसे, इसका मोनोमर है, ये आपका बनता है पॉलीमर एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से। अगर हम 2 मोल लेते हैं एसिटिलीन का इन प्रेजेंस ऑफ CuCl NH4Cl एंड HCl, तो पहले आपका बनता है ये पॉलीमर बनता है विनाइल एसिटिलीन, और फिर क्या होता है HCl ऐड करें 1 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर H ऐड हुआ, यहाँ पे Cl ऐड होता है, HCl ऐड हुआ इस अल्काइन बॉन्ड पर, क्योंकि इस केस में प्रोडक्ट का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बाय कंजुगेशन, इसलिए आपका एडिशन यहाँ पर होगा, यहाँ पे H यहाँ पे Cl अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो हमारा बनता है ये 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, इसी का नाम होता है क्लोरोप्रीन। जब ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तब बनता है हमारा नियोप्रीन। नाम में थोड़ा सा याद रखिएगा, क्लोरोप्रीन से आपको बनता है नियोप्रीन। आपका अगला होता है यहाँ पर इसका देखो, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज बेटर सुपीरियर कंपेयर टू नेचुरल रबर ड्यू टू स्टेबिलिटी टू एरियल ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑयल, गैसोलीन एंड अदर सॉल्वेंट्स। ये थोड़ा ड्रॉबैक होते हैं हमारे नेचुरल रबर के अंदर है। इसका यूज क्या है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ शू हील्स, स्टॉपर्स, डोर स्टॉपर्स, सर्जिकल ग्लव्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके काम आते हैं बनाने में। इसका अगला आता है नेचुरल रबर, इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। यहाँ पर क्या होता है, ऑल सिस रबर्स को बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे CH2 ग्रुप आते हैं सारे, वो सभी के अंदर होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा एग्जांपल है आइसोप्रीन का, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन, और व्हाट इज द IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। इन दोनों में केवल एक डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे इकट्ठे लिखे हैं ताकि आप कंपेयर करें और गलती ना करें एग्जाम में, क्योंकि काफी कॉमन क्वेश्चन पूछता है इन दोनों रबर के ऊपर, काफी कॉमन क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी, जेईई मेन के अंदर भी, नीट के अंदर भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है इसमें, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, ये आपका डिफरेंस है। स्ट्रक्चर वाइज बाकी सिमिलर होगा। इसका क्या है, कॉमन नेम इज आइसोप्रीन। जब ये होगा पॉलीमराइज, नेचुरल आपका पॉलीमर है तो बनता है नेचुरल रबर। इसका क्या है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में, इट इज स्टिकी मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, लिनियर चेंज होते हैं बट हाईली कॉइल्ड होते हैं, तो स्टिकिंग होता है। और इसका जो ड्रॉबैक है स्टिकी मटेरियल होने का, इसको ओवरकम करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सल्फर एज क्रॉस लिंक्स, कि आपका जो चेन्स होंगे लिनियर चेन्स उनको बॉन्ड करेंगे सल्फर एटम के थ्रू, तब बनता है हमारा है मॉडिफाइड, या उसको हम रबर बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइजेशन से हम ये जो प्रॉपर्टी इसका है स्टिकी मटेरियल का, इस प्रॉपर्टी को हम ओवरकम करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखा है कि ऑल सिस रबर, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जितना CH2 ग्रुप आएंगे चेन के, वो सब अरेंज होते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए हम इस नेचुरल ग्रुप क्या बोलते हैं, पॉली सिस आइसोप्रीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए इसका। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप, CH2, ये हमारा एक जुड़ा हुआ है अगला मोनोमर से, फिर यहाँ पे आएगा कार्बन, इस C के पास एक मिथाइल था, ये लिखा मैंने, अगला कार्बन पे एक H है और एक CH2 ग्रुप है, एक मोनोमर से मिला। अब जो अगला मोनोमर से भी जुड़ेगा इसी पोजीशन पर CH2, फिर यहाँ पे C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, मतलब इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर ही चलेगा। तो अगर हम देखेंगे इसमें अरेंजमेंट में, तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, जो चलिए एक और हम ड्रॉ कर देते हैं मोनोमर को, CH2, फिर से आएगा C, CH3, CH, CH2, इस टाइप का देखिए अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो ग्रुप दिख रहा है CH2 CH2, ये कहाँ पे आ रहा है, ऑन सेम साइड, यहाँ पर भी सेम साइड में है, यहाँ भी सेम साइड में, यहाँ भी, सब पूरा चेन के अंदर सेम साइड में होता है, इसलिए हम इस नेचुरल रबर को बोलते हैं पॉली सिस आइसोप्रीन। पॉली सिस आइसोप्रीन किसको बोलते हैं, नेचुरल रबर का नाम होता है पॉली सिस आइसोप्रीन, ये बनेगा हमारा। अब इसका अगर ट्रांस होता है वो बनाते हैं सिंथेटिकली, उसका नाम होता है गटापार्चा। इसका जो ट्रांस आइसोमर है उसका नाम होता है गटापार्चा। उसका भी देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका जो ट्रांस आइसोमर है दैट इज कॉल्ड एज गटापार्चा, और ये क्या होता है, सिंथेटिक रबर में आपका चला जाता है, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज सिंथेटिक। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसी का हम स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3,
CH2 था यहाँ पर। अब जो डबल बॉन्ड क्या तो यहाँ पे H लिखा, यहाँ लिखा CH2, तो CH2 ग्रुप सेम साइड में आ रहे होंगे, फिर से CH2। अगला जो आएगा मोनोमर में CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH2, फिर से ड्रॉ करते हैं इसमें CH3 CH2 H, और इस टाइप का आपका चलेगा अरेंजमेंट यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रांस आइसोमर। देखो इसमें सारे ग्रुप कैसे ट्रांस दिख रहे हैं आपको हैं। एक मोनोमर से इतना स्ट्रक्चर मिला, ये सेकंड से मिला स्ट्रक्चर, ये थर्ड से मिला मोनोमर से स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो ग्रुप कॉमन सेम, कहाँ कौन से ग्रुप सेम है, CH2 ग्रुप दोनों में सेम है। वो CH2 ग्रुप कहाँ पे जा रहे हैं, अपोजिट साइड में। अगर सेम ग्रुप जाते हैं ऑन अपोजिट साइड तो नाम क्या होता है इसका, ट्रांस आइसोमर। और एक ट्रांस होता है, इसका नाम है गट्टापर्चा, सिंथेटिक रबर भी इसको बोलते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट आपका है ये पहले दोनों, क्लोरोप्रीन से बनेगा नियोप्रीन सिंथेटिक रबर, और अगला बनता है फ्रॉम आइसोप्रीन, फॉर्मेशन ऑफ सिस आइसोप्रीन या नेचुरल रबर। इनका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हुए, ये सब एग्जांपल थे, सेम काइंड ऑफ मोनोमर थे यहाँ पर। तो ये सभी जो एग्जांपल अभी तक हमने लिखे हैं एडिशनल पॉलीमर में क्या थे, इन्हें बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। अगला लेते हैं कोपॉलीमर्स। एडिशनल पॉलीमर में ही बनते हैं कुछ कोपॉलीमर्स जिसमें हमारे सेम ग्रुप आते हैं। वी कैन टेक डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स व्हेन 2 or more मोनोमर यूनिट्स, और उसमें दोनों में क्या होना चाहिए, मोनोमर के अंदर दे शुड हैव डबल बॉन्ड्स। तब अगर वो करेंगे पॉलीमराइज तो बनते हैं, उनको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। एडिशनल यहाँ पर में है, एडिशनल पॉलीमर में एग्जांपल आता है कोपॉलीमर्स का। तो नेक्स्ट डिटेल्स में एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर्स आपके उसमें इंपॉर्टेंट है ब्यूना S, ब्यूना N। ये आपके दो स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्यूना S। लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पर किसके, एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर्स जो आपको मिलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। देखो कोपॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर्स जिसमें आपके डिफरेंट यूनिट होंगे मोनोमर्स के। दे मे हैव 2 or more than 2 मोनोमर व्हिच कैन पॉलीमराइज टू गिव द पॉलीमर, तो उन्हें बोलते हैं कोपॉलीमर। यहाँ पर होता क्या है कोपॉलीमर में, एडिशन टाइप का लिया है तो आपके जो भी मोनोमर होंगे उसमें क्या होंगे, दे विल हैव डबल बॉन्ड्स, उसको यूज करके बनाते हैं आपके पॉलीमर्स। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें से आपका एक आपका काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी में मेंशन है, बट अब जो फर्स्ट दो हैं स्पेशली इनको आप ध्यान रखेंगे। एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी आपको मैंने एग्जांपल दे दिया और भी यहाँ पर कोपॉलीमर्स का। देखो पहला हमारा कोपॉलीमर है ब्यूना S। ब्यूना S में देखो आपका नाम में ही सब कुछ है। ब्यूना का मतलब इसमें क्या है, ब्यूटाडाइन, पहला पार्ट का मतलब है ब्यूटाडाइन, इतना जो है ब्यूटाडाइन के लिए पूरा नाम आता है। फिर Na फॉर सोडियम और S फॉर स्टाइरिन। S आपका क्या होगा, स्टाइरिन के लिए। इसको हम और क्या नाम से बोलते हैं, इसका नाम और भी होता है SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। काफी कॉमन आपका टायर होते हैं, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं उसमें देखिए लिखा होता है SBR। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन वहां पर है टायर्स में, कार हो, व्हीकल्स कोई भी आपका हो, कार ट्रक जो भी आपका व्हीकल्स हो, टायर में आपका यूज होता है ऑटोमोबाइल टायर्स के लिए। तो यहाँ पे इसका बनता कैसे है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग स्टाइरिन। आपका एक मोनोमर है, इसका नाम है स्टाइरिन, कॉमन नेम है, और एक हमारा है ब्यूटाडाइन। हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम तो आपका होगा पॉलीमर। आपका इसका नाम बनता है, ये स्ट्रक्चर है ब्यूना S का, इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर है। ब्यूटाडाइन इतना पार्ट आपका आएगा ब्यूटाडाइन का, ये आपका पार्ट है स्टाइरिन का, ये बनेगा ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। देखो एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज होता है कि आपका जो कोपॉलीमर क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द होम पॉलीमर्स। लाइक आपका एग्जांपल देखो इसमें ब्यूना S इज क्वाइट टफ एंड गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द नेचुरल रबर। इसका यूज कहां पे करते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स या ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स लाइक शूज सोल्स जो आपका वाटरप्रूफ टाइप के होते हैं, उसमें केबल इंसुलेशन एटसेट्रा। इसका ये आता है मेन एप्लीकेशन, आपका मेन आता है इसमें टायर का, ऑटोमोबाइल टायर के लिए काफी ज्यादा यूज होता है ये आपका पॉलीमर ब्यूना S, SBR के नाम से। अगला है ब्यूना N। देखो यहाँ पर ब्यूना कॉमन है, यहाँ पे N और यहाँ पे S।
तो एन का यहाँ पे एन का मीनिंग होता है एन इज टेकन कॉमन टर्म फॉर द अक्राइलोनाइट्राइल, कॉमन नाम होता है इसका विनाइल साइनाइड का। विनाइल साइनाइड में कॉमन नाम आता है अक्राइलोनाइट्राइल। तो ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तो कॉमन है ब्यूटाडाइन और एक आपका इसमें मोनोमर है विनाइल साइनाइड, इसका नाम होता है कॉमन नाम होता है एक्राइलोनाइट्राइल। इसको हीट करते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, यहाँ भी नाम है ब्यू फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम और N फॉर विनाइल साइनाइड और एक्राइलोनाइट्राइल। जब ये होगा पॉलीमराइज तो बनेगा स्ट्रैप का पॉलीमर। देखो होता क्या, शिफ्टिंग होगा पाई बॉन्ड का, यहाँ से शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पे आपका एक चार्ज आएगा, फिर वो जुड़ेगा अगले कार्बन से, यहाँ भी शिफ्टिंग होगा इसमें तो जुड़ेगा अगले कार्बन से, मतलब ये जुड़ेगा आपका यहाँ पे कार्बन से, तो आपका चेन चलता रहेगा इस तरह से स्ट्रक्चर में। यहाँ भी सेम कहानी है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जब होता है तो शिफ्टिंग होगा पाई बॉन्ड का, फिर यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये जुड़ेगा अगले कार्बन से, फिर शिफ्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर चलता रहता है यहाँ पे। तो ऐसे आपका ये आपका हुआ सेकंड ब्यूना एन के बारे में। अगला है रबर, इसको होता है सारान, इज एक्चुअली यूज्ड द फाइबर के फॉर्म में। इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ विनाइलिडीन क्लोराइड। व्हाट इज विनाइलिडीन क्लोराइड? आपका ये होता है विनाइलिडीन क्लोराइड पहला कंपाउंड है और ये है विनाइल क्लोराइड, जानते ही है। कोपॉलीमर किसका है? विनाइलिडीन क्लोराइड का। इसमें इसका अमाउंट है 85% पहले वाले का, और विनाइल क्लोराइड का अमाउंट है अराउंड 15%। व्हेन दे पॉलीमराइज तो आपको बनता है पॉलीमर, इसका नाम होता है सारान। इसकी कॉमन होता है किसके लिए? इट इज वेरी हाई मोलर मास यूज इन मेकिंग फाइबर्स फॉर ड्रेस मटेरियल, उसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रहता काफी है, तो ये सारान का जो यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं। देखो आपको मैं दे रहा हूँ केवल इन्फॉर्मेशन लिए, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंस में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूना एन, ब्यूना एस, और थोड़ा आप देखते हैं ब्यूना एन के बारे में, क्योंकि एस और एन का डिफरेंस आता है और कुछ नहीं यहाँ पर है। स्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली मोनोमर आपका एक कॉमन है एक डिफरेंट है, बाकी मैं आपको और दे रहा हूँ एग्जांपल। देखिए इसमें ये कोपॉलीमर्स में अगला लेंगे यहाँ पे, इसका नाम होता है विनाइऑन, VINYON, विनियन ऑफ विनाइऑन। ये क्या होता है? ये कोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, इसका अमाउंट होता है 88% प्लस विनाइल एसिटेट, इसका अमाउंट होता है 12%। जब ये होंगे पॉलीमराइज तो आपको बनता है विनाइऑन। देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर है इसका? विनाइल क्लोराइड CH2 CHCl, इसका लेंगे N मोल्स, और ये है विनाइल, इसको लिखते हैं ऐसे OCOCH3, ये हमारा है विनाइल एसीटेट। जब ये होंगे पॉलीमराइज तो हमें क्या देंगे पॉलीमर यहां पर? CH2 CHCl, ये कार्बन मिलेगा इस कार्बन से, CH2 CH O COCH3, ये बोलता है पॉलीमर विनाइऑन, इसका नाम विनाइऑन होता है पॉलीमर का। इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम ये है कि विनाइऑन कॉमन है इसके लिए। ये हमारा फोर्थ हो गया। अगला आता है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हमारे पास विनाइऑन N, विनाइऑन N। यहाँ पर क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं एक ग्रुप को यहाँ पर किससे? विनाइल साइनाइड से। तो इसमें क्या होता है? इट इज कोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, एंड एक्राइलोनाइट्राइल, N फॉर एक्राइलोनाइट्राइल, इन इक्विमोलर अमाउंट्स, इक्विमोलर रेशियो और अमाउंट्स। अगर हम अमाउंट लेंगे इक्विमोलर दोनों का तब आपको बनता है विनाइऑन N। ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। विनाइल पहला कॉमन है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl कॉमन रहेगा, एक CH2 CHCl। ये आपका आता है विनाइल साइनाइड, इसी का कॉमन नाम यूज करते हैं अक्राइलोनाइट्राइल, इसी का कॉमन नाम है अक्राइलोनाइट्राइल। जब ये होंगे पॉलीमराइज तो क्या देंगे आपको पॉलीमर यहाँ पर?
CH2 CHCl एक आया मोनोमर से, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेगा CH2 CHCN, when they will polymerize तो आपको देंगे ये वाला पॉलीमर, इसका नाम है विनाइल N और डाइनेल, इसका नाम होता है डाइनेल। एक आता है यहाँ पे और आता है एग्जांपल है एक्राइलॉन। एक्राइलॉन किसका पॉलीमर होगा, डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, N मोल्स लेंगे यहाँ पर हम विनाइल साइनाइड का, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल, और यहाँ पर हम N मोल्स लेंगे विनाइल एसीटेट का, ये आपका विनाइल एसीटेट है। जब इसका भी लेंगे N मोल तो बनेगा पॉलीमर हमारे पास, इसको बोलते हैं एक्राइलॉन। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है आपको, जो ये सेकंड में दिया है 4 5 6 सरंग भी। यहाँ पर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूना एस, आप उसको ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, स्पेशली बोर्ड में या जेई में ना नीट के अंदर उसी पूछते हैं, बाकी सिंपल एग्जाम्पल आपको फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए एडिशन पॉलीमराइजेशन के, जिनमें हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। इनका एक कॉमन फीचर सब में क्या है, सब में कॉमन फीचर होता है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड्स होना जरूरी है, दो हों या ज्यादा हों, और उनके डेरिवेटिव्स। तो ये हम बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस एडिशन पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। पहले बोल दिया कि क्यों बोलते हैं इसको, चेन का लेंथ बढ़ेगा धीरे धीरे बिना किसी एलिमिनेशन ऑफ द अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर का एलिमिनेशन, अल्कोहल का, अमोनिया का। इस केसेस में किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, केवल एडिशन होगा चेन रिएक्शन के थ्रू। सो एडिशन पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। याद रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब ये हमारा हुआ एडिशन पॉलीमर्स। अब हम जाएंगे यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, उनका नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है।